आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, आज हम समझेंगे नात्सीवाद और हिटलर के उदय की कहानी। आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ? ये शब्द 1945 के वसंत में एक 11 साल के जर्मन बच्चे हेलमुट ने सुने थे, अपने ही पिता के मुंह से। उसके पिता एक जाने माने डॉक्टर थे और एक कट्टर नात्सी भी। सोचिए, इस बातचीत के ठीक अगले दिन हेलमुट के पिता ने अपने ही ऑफिस में खुद को गोली मार ली। इस घटना का उस बच्चे के मन पर इतना गहरा सदमा लगा कि अगले 9 सालों तक उसने घर पर खाना तक नहीं खाया। उसे हमेशा यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हेलमुट के पिता को इतना खौफ किस बात का था? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है? इस डर को समझने के लिए हमें उस नात्सी शासन की जड़ों को समझना होगा जिसका वो खुद एक हिस्सा थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध के खत्म होने से। ये वो वक्त था जब जर्मनी की हार ने देश में एक बिल्कुल नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। पहले जर्मनी में राजा का शासन था, लेकिन युद्ध में हार के बाद वहां पहली बार एक लोकतांत्रिक सरकार बनी जिसे इतिहास में वाइमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। पर दिक्कत ये थी कि इस गणतंत्र की नींव ही हार और अपमान पर रखी गई थी, इसलिए ये शुरू से ही बहुत कमजोर था। युद्ध जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी। ये एक बेहद अपमानजनक समझौता था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जर्मनी ने अपनी 10% आबादी, 13% जमीन, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार खो दिए। और तो और उस पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया। अब इस सारी बेइज्जती का ठीकरा किस पर फूटा? सेना पर नहीं, बल्कि वाइमार रिपब्लिक के नए नेताओं पर। लोगों ने उन्हें नवंबर के अपराधी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने शांति समझौते पर साइन किए थे। बस यहीं से इस नई सरकार के खिलाफ नफरत की नींव पड़ गई। माहौल तो पहले से ही खराब था, पर इसके बाद आर्थिक और राजनीतिक संकटों की जो लहर आई, उसने जर्मनी को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। और यहीं से हिटलर के उदय का रास्ता साफ हुआ। 1923 में तो हालात बेकाबू हो गए। सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए इतने ज्यादा नोट छाप दिए कि वहां की करेंसी यानी जर्मन मार्क की कोई कीमत ही नहीं रही। अब देखिए, अप्रैल में $1 24,000 मार्क का था और दिसंबर आते आते वो लगभग 10 करोड़ मार्क का हो गया। हालत ये हो गई थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले में नोट भरकर ले जाना पड़ता था। खैर, अमेरिका से मिले कर्ज की वजह से अगले कुछ साल थोड़ी शांति रही, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि जैसे ही 1929 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, उसने जर्मनी को दिए सारे कर्ज वापस खींच लिए और बस जर्मन अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और इसका असर 1932 तक जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे। सोचिए, 60 लाख लोगों की जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, भविष्य पूरी तरह से अंधकार में था और लोकतांत्रिक सरकार पर से उनका भरोसा बिल्कुल उठ चुका था। और ऐसे ही निराशा और गुस्से से भरे माहौल में एक शख्स सामने आया जिसने लोगों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई, एडोल्फ हिटलर। वो बोलने में माहिर था, उसकी बातों में एक ऐसा जादू था कि लोग खिंचे चले आते थे। वो जानता था कि लोगों के डर को अपनी ताकत कैसे बनाना है। उसकी बातों का असर कितना हुआ, ये आप इन नंबर से समझ सकते हैं। 1929 के चुनाव में नात्सी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1932 तक ये जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसे 37% वोट मिले। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हिटलर ने लोगों से क्या वादे किए? बहुत सीधे और असरदार वादे। उसने कहा कि वो जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा, वर्साई संधि का बदला लेगा, सबको नौकरी देगा और जर्मनी को हर दुश्मन से बचाएगा। एक टूटी हुई और हताश जनता के लिए ये बातें किसी अमृत से कम नहीं थी। और सत्ता में आते ही हिटलर ने तेजी से लोकतंत्र को खत्म कर दिया। उसने एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो पूरी तरह से नस्लवाद, नफरत और क्रूरता पर आधारित था। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। जनवरी 1933 में वो चांसलर बना,
फरवरी में संसद में एक रहस्यमयी आग लगी और हिटलर ने इसी का बहाना बनाकर लोगों के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए। और फिर मार्च में एक खास कानून एनेबलिंग एक्ट पास करवाकर उसने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और जर्मनी को एक तानाशाही देश बना दिया। तो ये नाज़ी विचारधारा थी क्या? असल में इसका पूरा आधार नफरत पर टिका था। नाजियों का मानना था कि जर्मन आर्य नस्ल दुनिया में सबसे बेहतर है और उन्होंने अपनी सारी समस्याओं का जिम्मेदार यहूदियों को ठहराया, जिन्हें वो सबसे निचली और दुश्मन नस्ल मानते थे। और इस नफरत भरी सोच को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए उन्होंने हर तरीका अपनाया। बड़ी बड़ी रैलियां, स्वस्तिक जैसे सिंबल्स, फिल्मों और रेडियो पर पूरा कंट्रोल, बच्चों के लिए हिटलर यूथ जैसे संगठन और विरोध की आवाज को दबाने के लिए गेस्टापो जैसी खुफिया पुलिस, यानी समाज के हर पहलू पर पूरा कब्जा कर लिया गया। इस नस्लवादी और क्रूर विचारधारा का जो अंजाम हुआ वो इंसानियत के इतिहास का सबसे भयानक सच है, जिसे हम होलोकॉस्ट या महाध्वंस के नाम से जानते हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसे बाकायदा 3 स्टेज में अंजाम दिया गया। पहला स्टेज था बहिष्कार, जिसमें यहूदियों को समाज से अलग थलग कर दिया गया। दूसरा स्टेज था घेटोबंदी, यानी उन्हें शहरों के अंदर तंग बस्तियों में कैद कर दिया गया। और तीसरा और आखिरी स्टेज था सर्वनाश, यानी फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर उन्हें मौत के घाट उतार देना। इस नरसंहार में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। लेकिन वो अकेले शिकार नहीं थे, लाखों और भी लोग मारे गए। जिप्सी, पोलैंड के लोग, राजनीतिक विरोधी और हाँ, 70,000 वो जर्मन भी जिन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य माना जाता था। ये वही अपाहिज थे जिनका जिक्र हेलमुट के पिता ने अपने आखिरी शब्दों में किया था। तो अब हम वापस अपनी पहली कहानी पर लौटते हैं। अब शायद ये समझना आसान है कि हेलमुट के पिता को किस बात का डर था। वो जानते थे कि उन्होंने और उनके नाज़ी शासन ने जो भयानक अपराध किए हैं, अब उनका हिसाब होने वाला है। यही महाध्वंस था और यही उनका डर था। पादरी मार्टिन निमुलर की ये बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब एक समूह को निशाना बनाया जा रहा था तो बाकी लोग चुप रहे। उन्हें लगा कि वो तो सुरक्षित हैं। लेकिन जब नफरत की आग फैलती है तो देर सवेर वो सबको अपनी चपेट में ले ही लेती है। तो आखिर में सवाल यही है कि हम इस दर्दनाक इतिहास को याद ही क्यों रखें? शायद इसलिए ताकि हम उन खतरों को पहचान सकें जो तानाशाही और नफरत को जन्म देते हैं, और इसलिए ताकि हम ये पक्का कर सकें कि इंसानियत पर ऐसा जुल्म दोबारा कभी न हो।